बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर कोरोना केसेस की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। हर गुज़रते दिन के साथ केसेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि केसेस अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है या इमरजेंसी की सूरत है या कंट्रोल है, तो इसका क्या मतलब होता है? अगर हॉस्पिटल के अंदर 50% बेड अवेलेबल हैं तो केसेस अंडर कंट्रोल हैं, यानी कि नए आने वाले पेशेंट्स को हॉस्पिटल में जगह मिल सकेगी, इमरजेंसी के लिए वो ट्रीट हो सकेगी। अगर केसेस ज़्यादा हो रहे हैं और हॉस्पिटल में जगह कम पड़ती जा रही है तो फिर वो इमरजेंसी की सूरत हाल हो जाती है। लाजमी सी बात है, ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट को कहीं पे भी जगह नहीं मिलेगी, हर सेटअप के अंदर वेंटिलेटर नहीं होता। लामहला अल्लाह ना करे वो वाली सूरत हाल होती है तो फिर पेशेंट जो हैं वो कैजुअलिटीज़ रोड के ऊपर होना शुरू हो सकती हैं। इसलिए ये वो टाइम है जिसमें आपने एहतियात को करना है। शादी ब्याह से अवॉइड कीजिए, अननेसेसरी कहीं पे भी जाने से अवॉइड कीजिए। आज एक ख़बर जो थोड़ा सा खुशी की है, सांस लेने की है कि फाइज़र कंपनी ने एंटीवायरल मेडिसिन के ऊपर ट्रायल शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर एंटीवायरल ट्रीटमेंट कोविड की वो आ जाए। अभी तक पूरी दुनिया में वायरस के हवाले से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। कोरोना के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया के अंदर कोविड का कोई भी इलाज मौजूद नहीं है। हम सिर्फ उस टाइम पीरियड को गुजार रहे होते हैं और इन केस ऑफ इमरजेंसी या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या रेस्पिरेटरी फेलियर, इन तमाम केसेस के अंदर हम उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं और वेट करते हैं कि बॉडी उसका रिस्पॉन्स देना शुरू करे। तो ये एक अच्छी खबर है, थोड़ा सा रिलैक्स होता है। एक और इशू जो कोरोना के साथ आता है कि जब हमारे पास केसेस आते हैं तो वो टाइम बहुत गुजार के आ रहे होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक्टिव जब ये वायरस होता है तो 7 से 14 दिन इसका वो एक्टिव टाइम पीरियड का होता है, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कैजुअलिटीज़ होती हैं या कंडीशन वर्स होना शुरू होती है। तो पेशेंट जब आता है तो वो ऑलरेडी अपना 14 डेज गुजार चुका होता है, जिसके बाद उसका PCR करवाया जाए तो वो नॉट डिटेक्टेड आता है, जिसकी वजह से डॉक्टर कंफ्यूज होने शुरू हो जाते हैं और डायग्नोस के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो इस सूरत में जो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए थी वो डायग्नोस पे होनी चाहिए कि ये हमें कोई ऐसा डिवाइस जो है वो मार्केट में लाना चाहिए था जिससे हम श्योरिटी के साथ इनिशियल डेज के अंदर इसको डायग्नोस कर सकते हैं। पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होता है कि उसको कोरोना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसको डायग्नोस करने के अंदर। हर पेशेंट की अलग अलग कंप्लेन है। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं, जिनको कोई कंप्लेन नहीं है, तो आप उसको कैसे डायग्नोस करेंगे कि जी इसको कोरोना है, इसको नहीं है। वो इनकेस बाद में वर्स होती हैं और चीज़ें जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू होती हैं, तो उस टाइम पे अगर हम फिर उसको वो एंटीवायरल मेडिसिन जो एक्सपेक्टेड है कि आ जाए 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद, तो उस टाइम पे वो उसके लिए यूजलेस होगी। उसको वही सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो दी जाएंगी। अभी इस वीडियो के अंदर कुछ पिक्चर्स आपके साथ एक्सरे की वो शेयर की जाएंगी, जिसके अंदर वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कोविड के अंदर आती हैं, और ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें से ज़्यादातर पेशेंट्स बेड के ऊपर गए, प्राइवेट सेटअप में भी और गवर्नमेंट सेटअप में भी। ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिन्होंने 40 से 50 लाख और 60 लाख रुपए पे किए हॉस्पिटल्स के अंदर और बाद में वो अपने प्यारों की डेड बॉडीज़ को घर पे लेके आए। और सेम केस जो है वो गवर्नमेंट सेटअप में हुआ। फ़र्क सिर्फ ये हुआ कि वो पैसे उनके वहाँ पे खर्च नहीं हुए, रिज़ल्ट दोनों का सेम था, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, प्राइवेट सेटअप्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट सेटअप हो। रेस्पिरेटरी फेलियर, जब पेशेंट के लंग्स काम करना छोड़ देते हैं, रिस्पॉन्स देना छोड़ देते हैं, तो उसके बाद बहुत मुश्किल होता है कि पेशेंट सर्वाइव करे, ख़ास के हॉस्पिटल इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पर सेकेंडरी इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अभी भी वक्त है कि हम थोड़ा सा केयर कर लें, थोड़ा सा खुद को संभाल लें। आगे रमज़ान आ रहे हैं तो उसमें भी वैसे भी हमारी अपनी सोशल एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी।
वीडियो हर कोई बना रहा है, चीज़ें हर कोई फैला रहा है, खबरों हर कोई अपने अपने हिसाब से दे रहा है। ट्रीटमेंट और क्योर इसका कुछ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम मज़हबी चीज़ों के हवाले से देखें, जैसे मैंने शुरू में भी बहुत पहले अपनी वीडियो के अंदर ज़िक्र किया था कि बाइबल के अंदर भी है और कुरान के हवाले से भी है। एतकाफ़ के अहकाम हैं। एतकाफ़ का मतलब होता है आपने ख़ुद को अपने आप को लिमिटेड कर लेना है। बाइबल के अंदर है कि अपने आप को घरों के अंदर बंद कर लें। तो यही वो एक सूरत है जिसमें आप पूरे मुल्क से इस वायरस को निकाल बाहर सकें। जब ये एक बार वायरस आपके मुंह से बाहर निकल जाए तो फिर आपने कंडीशंस बनानी हैं, बाहर से आने वालों के लिए लिमिटेशंस देनी हैं। वो एक प्रोटोकॉल SOPs जिसको फॉलो करवाया जाए तो हम सोच सकते हैं कि जी हम आने वाले वक्तों में ईज़िली बाहर घूम सकेंगे और अपनी पुरानी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकेंगे। एतकाफ़ की जब मैं बात करता हूँ तो वो 7 दिन का या 8 दिन का एतकाफ़ की बात नहीं हो रही। एतकाफ़ जो है ये टोटल 27 दिन का हो, ताकि 7 दिन कोविड से पहले के, 14 दिन और उसके बाद के आगे के डेज वो प्रिकॉशनरी तौर पे, ताकि ये कंप्लीट 27 दिन जो हैं इसमें आप एतकाफ़ करते हैं। एतकाफ़ से ये होता है कि ये भी एक लॉकडाउन है, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक सपोर्ट मिल रही होती है और इस टाइम पीरियड को आप ईज़िली घुमा सकेंगे। अदरवाइज़ गवर्नमेंट के लॉकडाउन की सूरत में, क्योंकि वो बंदा मेंटली उस पर प्रिपेयर नहीं होता, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर वो रिस्पॉन्ड करता है, फिर एहतजाज होते हैं और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बातें होती हैं। तो इस वक्त ज़रूरत है कि हुकूमत मजहबी उलमा को शामिल करे, नफली एतकाफ़ का एहतमाम किया जाए। 27 दिन का एतकाफ़ का टाइम पीरियड लागू कर दिया जाए शहर शहर के हिसाब से। 1 महीना आपने एक शहर में करना है, दूसरे महीने आपने दूसरे शहर में एतकाफ़ को नाफिज कर देना है। नफली एतकाफ़ लोगों ने आराम से उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे, घरों में रुक भी जाएंगे और फिर हम उम्मीद कर सकेंगे कि हम इस क्रिटिकल फेज से बाहर निकल सकें। आप सबकी दुआओं का तालिब डॉक्टर फैसल इमाम। दुआओं में याद रखें।